आंसर 4 आ रहा था n इक्वल टू 4 और पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट है कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 ये लिखा ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट। ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट है मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। नहीं हम तो यहाँ तो लैंग्वेज में समझा, बट यहाँ तो क्लियरली कर दिया ना मैंने कि आपने जो स्टेट ए का नंबर बता दिया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। अच्छा ओके ठीक है। हाँ जी बच्चों, इसमें कौन से पार्ट करने थे ना? एक्सरसाइज 0 ए पार्ट डन, बी पार्ट सी पार्ट
ये बच्चों समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इसके ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने विद टाइम दिया है, ठीक है। तो ये कैसे सोचना होता है आपको, मतलब जैसे नॉर्मल कोई भी एक्सेस बनाते हैं कि मतलब इस तरह जा रहा है, मतलब आपने सबसे पहले कौन सा पोटेंशियल दिया, -5, फिर दिया 5, फिर -5 एंड सो ऑन, ठीक है। और तो अब आपने ऐसे सोचना है कि सबसे पहले आपने -5 का पोटेंशियल दिया, ठीक है। अब एक बात जो मुझे समझने वाली होती है, तो याद रखने वाली है कि -5 का पोटेंशियल जब दिया है तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में दिया है, जो भी लोअर टर्मिनल है, मतलब आपने लोअर टर्मिनल के हिसाब से -5 दिया है। तो क्या मतलब हुआ कि इन अ वे ऐसे सोचो कि यहाँ 0 है और यहाँ -5 हो गए, तो ये जो डायोड है इसके साथ क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हो रिवर्स बायस हो, रिवर्स। तो दिस विल बिहेव लाइक ब्रोकन वायर, तो मतलब आगे करंट जो है वो 0 के, ठीक है। अब सिमिलरली उल्टा कर दो, जब आपने +5 किया तो क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो आगे स्ट्रेट वायरिंग बन गया, तो अब उसके अक्रॉस वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 5 पर। ये मतलब जो लेफ्ट साइड में जो ग्राफ बना हुआ है ना, इसकी शेप रेक्टेंगल सी है, तो इसलिए उसको स्क्वायर इनपुट बोल देते हैं, और 10 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीम डिफरेंस है। तो मतलब हमें क्या दिख रहा है कि जब नेगेटिव था तो वहाँ 0 आ रहा है, और जब मतलब जब -5 था तो 0 आया, और जब +5 था तो उसके करेस्पॉन्डिंग +5 ही आया। तो ये कैसा ग्राफ होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत आते हैं। एक्सरसाइज 1 बच्चों, ए पार्ट। परमी तो भी मैंने बताना है आपको, हाँ। 9 solid which is not transparent to visible light and whose conductivity increases with temperature is formed by, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कहाँ पे बढ़ती है बच्चों, सेमीकंडक्टर में बढ़ती है ना। तो सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट। आगे हाँ अभी के लिए छोड़ दो। और कोई बच्चों, डन। बी पार्ट, मेजॉरिटी कैरी जो बैरियर है वो किस कारण से बन रहा है, वो तो डिप्लीशन लेयर वाले चार्जेस के कारण बन रहा है ना, वो तो फिक्स चार्जेस हैं। वो फ्री चार्जेस है, तो फ्री नहीं है ना, तो उनकी मोशन बहुत नेग्लिजिबल है। एक लाइन के लिए हाँ वो उसको आप सॉर्ट ऑफ मान सकते हो कि कैपेसिटर टाइप्स बन गया, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जंक्शन में, वॉल्यूम में, इसीलिए हम हर जगह यूज भी नंबर डेंसिटी करते हैं ना। नहीं वो ऐसा ना, तो वैसे पूरे प्लेन में है, पतली सी प्लेन बन गया, तो अगर आपकी एक ऐसे ये चीज बना दो, या ये है, या आपने इसको बीच में से काटा, तो एक
थोड़ी सी थिकनेस की इसको रेक्टेंगुलर प्लेट कर दी तो दूसरी क्लास नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो मैं कहा भी नहीं हमने ग्राफ बनाया था कि वो चेंज हो रही है जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया बैरियर पोटेंशियल वहां पे हम थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन मारते हैं जब कई बार लिख देते हैं ना E इक्वल टू V बाई तो बिल्कुल वैलिड डाउट है बच्चों ये सबको समझ आ रहा है कि एक तो हमने ग्राफ बनाया जिसमें हम वेरिएशन दिखा रहे हैं और हम खुद ही बहुत जगह E इक्वल टू V बाई डी भी लिख देते हैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का भी काम हाँ जी और पीएन जंक्शन जो बैरियर होता है उसके हिसाब से सोचो कि कौन सी साइड हाई पोटेंशियल पे होती है कौन सी लो पे होती है जो ग्राफ बनाया था हमने है ना उससे जैसे इसमें जो पहली हमेशा जो P पैदा हुआ वो हमेशा पोटेंशियल होगा और जो एंगल हमेशा करेक्ट लेकिन फिर जब हम ऐसे करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब हम उसको ऐसे नहीं करते हैं कि ये वाला साइड होगा पोटेंशियल आ रहा है वाला क्या फिर बोलो मतलब से जैसे इसमें तो फिक्स होगा सही ये मतलब ये आइसोलेटेड डायोड है तो मतलब फिर जैसे अगर आइसोलेटेड ना हो तो उस केस में आपने कनेक्ट कर दिया उसको कैपेसिटी कर दी हां ये तो मतलब उस केस में फिर जैसे हम कह देते हैं कि वो फॉरवर्ड बायस तब है जब उसका जो पी साइड है हां वो हाई पोटेंशियल हां करेक्ट तो फिर अगर बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कम है उससे जो बैरियर पोटेंशियल है तो उस केस में भी जो पोटेंशियल है वो तो उसी साइड पे ही हायर होगा नहीं उसी साइड पे लोअर होगा दूसरी का हायर होगा मतलब सर एक तो कि उसके अंदर वाली अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक एक्सटर्नल है जो बाइसिंग वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल के हिसाब से कि अगर आपने पी साइड हायर पे की है और एन साइड लोअर पे की है तो वो फॉरवर्ड बायस है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आगे नहीं कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफ्यूजन का मीनिंग ही है कि मोशन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाँ बच्चों बी पार्ट में और कोई डाउट डन सी पार्ट ठीक है 7th का देखना बच्चों आंसर बी डी आएगा करेक्टेड है ठीक है हाँ मतलब 8 मतलब ठीक है जो दिया हुआ है हाँ और कोई बच्चों 15th बच्चों मतलब फैक्चुअल है थ्योरी में दिया है ना ये याद रखना ये सर्किट वाले क्वेश्चंस आपको आइडिया लग जाओगा ना कुछ भी नहीं होते सिर्फ दिखाने के लिए ही है क्लियर हो गया सबको ठीक है बड़े आगे बच्चों ओके तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एप्लीकेशंस ऑफ प्रायोरिटी जो पीएन जंक्शन हमने बनाया उसकी एप्लीकेशंस तो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज रेक्टिफायर बच्चों रेक्टिफायर का काम होता है बच्चों एसी को डीसी में कन्वर्ट करना
कहाँ पे जरूरत पड़ती होगी हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की? बच्चों फॉर एग्जांपल जितने हमारे ये मोबाइल चार्जर्स वगैरह हैं उन सब जगह पे एक्सटर्नल सप्लाई आ रही है, वो एसी आ रही है। चार्ज करने के लिए डीसी चाहिए होता है बच्चों, है ना, हमने पहले बात की थी। तो वहाँ पे हर जगह पे रेक्टिफायर लगा होता है। तो बेसिकली बच्चों जो जो अडाप्टर होता है हमारा, वो चार्जिंग का अडाप्टर कहते हैं, ब्रेक कहते हैं, उसमें क्या लगा होता है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टिफायर एंड अ ट्रांसफार्मर, है ना। पहले क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर? पहले ट्रांसफार्मर। क्यों? पहले कम ज्यादा तो एसी को ही किया जा सकता है, डीसी को तो किया ही नहीं जा सकता। तो पहले ट्रांसफार्मर फिर रेक्टिफायर। अब जो देखो ये रेक्टिफायर किस तरीके का बना होता है? रेक्टिफायर इटसेल्फ जो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, पहले ये समझते हैं फिर आगे बात करेंगे जो दूसरा होता है। हाफ वेव बच्चों बिल्कुल सिंपल, मतलब आप जो क्वेश्चंस भी कर रहे थे, जैसे अभी भी जो हमने किया था क्वेश्चन, वो जो एक था वो वाला ही सर्किट है। आप देखो मैंने क्या दिखाया है कि भाई लेफ्ट साइड पे जैसे मान लो एसी सोर्स है और वो आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और राइट साइड में जो सर्किट है उसमें एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है। डायोड के साथ एक आरएल रेजिस्टेंस, इसको मैंने आपको कल बताया था लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। ट्रांसफार्मर का बच्चों काम सिर्फ सिर्फ इतना है, मतलब प्रैक्टिकली मैं इसको अगर ना बना के पूरे को एक ही सर्किट दिखा देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बस उसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक ही सर्किट के अंदर एसी और डीसी दोनों बन जाते हैं, ठीक है। काम कुछ नहीं है, बेसिकली आप सिंपली डायोड को एसी वोल्टेज अप्लाई कर और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब आप सोचो बच्चों, बिल्कुल ऐसी सोचना है जैसे मैंने अभी समझाया था। मान लो पॉजिटिव साइकिल है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, तो एक तरह से सोचो कि ऊपर +5 है नीचे 0 है, तो क्या होगा? डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, स्ट्रेट वायर बन गया, तो आपको आरएल के क्रॉस क्या मिल जाएगा? पाई भी मिल गया। नेगेटिव साइकिल कर दो, क्यू -5 कर दो, फिर क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी, राइट। तो ये सिंपल सा रोल है हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो इसमें मतलब आपका जो बच्चों ग्राफ बनेगा, आप सोच सकते हो इस टाइप का मिल जाएगा आपको। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली डीसी, क्योंकि थोड़ा सा तो फ्लक्चुएट कर रही है, वो एक कुछ और स्टेप होता है, अभी हमें वो नहीं जानना होता। जैसे ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हाँ, तो जो अगला स्टेप होता है ना बच्चों, वो सॉर्ट ऑफ मतलब क्या करता है कि फिल्टरिंग टाइप्स होता है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट कर लेता है, इस वैल्यू इस वाले आउटपुट से। आप ये समझ रहे हो कि इस वाले अरेंजमेंट का डिसएडवांटेज क्या है? मतलब आधे साइकिल में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरे आधे साइकिल को तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए बच्चों हम जो दूसरे टाइप का रेक्टिफायर बनाते हैं, एक बच्चों इसकी ये लिख लो एफिशिएंसी क्या होती है, ये मतलब वी कांट डिराइव दिस, नोट ही करना है सीधा।
आप बच्चों इस रिजल्ट से ये देख सकते हो कि मान लो आइडियल डायोड हो तो उसके लिए एफिशिएंसी क्या होगी, तो सीधा ही 0.406 हो गई। आरएफ 0 हो जाएगा, आरएल कट गया तो डायरेक्टली निकल आती है 0.406। So clearly this is the maximum efficiency. तो नेक्स्ट तो जैसे मैं आपको कह रहा था, नेक्स्ट होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एज द नेम सजेस्ट, वो क्या कर रहा होगा कि वो नेगेटिव साइकिल को भी कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में। वो कैसे करता है बच्चों, देखो जो मेन बात हमें समझनी है यहाँ पे वो ये है कि हमने सर्किट कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, सर्किट में हमने क्या चेंज किया है। ब्रॉडली तो वही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जा रहा है। जो डिफरेंस है आप देखो, एक डिफरेंस तो ये है कि नीचे भी एक डायोड लगा दिया हमने D2, और दूसरा क्या डिफरेंस है, हमने ये राइट साइड के सेंटर से एक वायर लगाई जिसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया और वही आरएल के अक्रॉस भी कनेक्ट कर दिया। क्या ये समझ आता है बच्चों? ठीक है, तो आपका मतलब बेसिकली जो मिड है, जो राइट साइड पे है, आप देख सकते हो कि जो ट्रांसफार्मर सा बना हुआ है, जो कॉइल है, उसके मिड का पोटेंशियल फिक्स हो गया कि वो तो जीरो ही। अब देखो बच्चों क्या होगा, लेट्स से हम पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो पॉजिटिव साइकिल का क्या मतलब है कि अपर साइड का हायर पोटेंशियल, लोअर साइड का लोअर पोटेंशियल। तो मान लो अपर साइड आपकी +5 कर दी मैंने, लोअर साइड -5 कर दी। यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि मिड तो पता है ना कि 0 ही है। अब आपका बेस मिड है, तो मिड 0 है, ऊपर 5 हो गया, नीचे -5, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब क्या होगा, जब आपने ऐसे अप्लाई किया तो D1 डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, D2 डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो D1 विल कंडक्ट। तो करंट कैसे गया, ब्लू एरो के हिसाब से गया। उसमें एक बार D2 तो ब्रोकन वायर हो गया ना। जो दूसरा केस बनता है, मान लो नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल में क्या हुआ, नीचे 5 हो गया, ऊपर -5 हो गया, बेस तो 0 ही है अगेन। अब क्या होगा, D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, D1 रिवर्स बायस हो गया, तो अब D1 D2 से करंट जाएगा। अब आपने सर्किट इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो D2 से करंट गया वो भी RL के अक्रॉस, तो उसकी डायरेक्शन सेम ही है। दोनों ही सिनेरियोज में RL के अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो तो ऊपर से नीचे ही जा रहा है, तो मतलब RL के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो एक ही टाइप का है ना बच्चों। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एज, एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करने वाली है। मान लो, ध्यान से देखना सारे फिगर को, मान लो इनपुट के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 10 है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि ऊपर +5 नीचे -5। सर्किट को ध्यान से देखकर बताओ, आउटपुट के अक्रॉस आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है? 5 मिल रहा है, 10 नहीं मिल रहा। आई बात समझ? इनपुट पे आपने जब +10 दिया था तो आउटपुट पे क्या मिला, +5। ऐसे ही अगर आपने इनपुट पे मान लो -10 दिया तो भी आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, +5 ही मिलेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है फुल वेव रेक्टिफायर का कि ऑल्दो वो कर तो काम दोनों साइकिल्स में रहा है, लेकिन वो जो पोटेंशियल डिफरेंस दे पाता है वो आधा ही दे पाता है जो आपका इनपुट पे था। क्या ये बात सबको समझ आ रही है बच्चों? ऑनलाइन इज दिस क्लियर टू ऑल, है ना? सो प्रोसेस फिगर
तो जब एक बात समझो, एक तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ सकता है कि भाई हाँ जी हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है, उसका कुछ बताना है आपको, ठीक है। दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपने करे भी है, वो ये है कि आपको कोई भी एक सर्किट दिया जा सकता है जहाँ पे डायोड्स का कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है, और वहां पे आपको यही सेम बात पूछी जा सकती है कि आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की तो आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो सोचना ऐसे ही है कि बस कौन सा फॉरवर्ड में कौन सा रिवर्स में, उसके हिसाब से क्या होगा। क्लियर? तो इस केस में बच्चों जो हमें आउटपुट है वो इस तरीके की मिल जाती है। तो इस केस में जो फॉर्मूला है जो एफिशिएंसी का, वो डबल हो जाता है, और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डबल हो जाएगी। मतलब जितनी देर में एसी का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है उतनी देर में रेक्टिफाइड वाले के तो 2 साइकिल कंप्लीट हो गए। Written? Okay, so this is all about rectifier, the first application. तो अब बच्चों क्या होगा, हम देखेंगे कि if you recall the IV characteristics, जो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अगर हम उनको रिकॉल करें, जैसे मैं आपको कह रहा था बच्चों कि हमने एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं corresponding to various regions of that। तो उनमें से एक तो हमने कल समझ लिया था कि रिवर्स ब्रेकडाउन वाले रीजन में जीनर डायोड यूज करते हैं, ठीक है। ये जो रेक्टिफायर है वो भी तो इनडायरेक्टली उसी पे ही बेस्ड है ना कि फॉरवर्ड बायस में ज्यादा करंट है, रिवर्स बायस में जीरो करंट, एक तो वो हो गया। ऐसे ही हम बिल्कुल स्पेसिफिक रीजन्स की बात करेंगे और वहां पे देखेंगे क्या एप्लीकेशन है। तो वन सच एप्लीकेशन इज बच्चों फोटो डायोड। फोटो डायोड बच्चों क्या होता है? वो यहाँ पे इसमें आरएफ में कवर हो जाता है। हाँ बच्चों, फोटो डायोड क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, एलईडी जो होता है बच्चों, एलईडी का काम होता है कि जब आप उसको करंट देते हो तो वो लाइट देता है। फोटो डायोड उसका उल्टा होता है। फोटो डायोड होता है कि जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो करंट देता है, मतलब सिमिलर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इस पे लाइट पड़ेगी तो वो करंट देगा। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? एक तो सोलर में पड़ेगी, है ना, और बच्चों ये जो होता है ना, इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है
वो होती है इन एंटी थेफ्ट सिस्टम्स, बर्गलर अलार्म्स वगैरह। जैसे आपने मतलब बहुत जगह पे जो जैसे मूवीज वगैरह में देखा है कि वो जैसे जब कोई हीरा चुराना होता है तो वो आसपास वो लेजर ग्रिड लगी होती है जिसके अंदर से आपको संभव निकल के चुराना है, राइट? तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई अगर लेजर ग्रिड जहां पर भी कोई पर्सन आ गया तो वो लाइट पड़नी उस पर बंद हो गई, विच ट्रिगर्स ऑफ द अलार्म। ठीक है, तो वहां पे वो जो सर्किट जो भी अरेंजमेंट बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जस्ट इमेजिन कि वहां कोई फोटो डायोड था, नॉर्मली उस पर लाइट पड़ रही है तो वो अभी शांत है। ठीक है, जैसे ही उस पर लाइट पड़नी बंद हुई मतलब सर्किट के अंदर करंट ब्लॉक हुआ तो सर्किट के अंदर अलार्म बचा। ठीक है, तो आपने सुना होगा मोशन सेंसर्स, वर्ड सुना होगा, ठीक है, आजकल घरों में भी लोग लगाने लग गए हैं कुछ। उसका भी काम यही होता है कि भाई उस पर नॉर्मली जितनी लाइट आ रही है अगर कोई मोशन दिखी उसको तो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हुई तो करंट की वैल्यू चेंज होएगी, तो वो उसके हिसाब से मतलब कुछ ना कुछ अलार्म उस पर रेज हो जाएगा। तो नहीं, वो तो हीट डिटेक्शन है ना, वो अलग चीज है, वो तो टेम्परेचर बेस्ड है। तो ये जो आपका बना हुआ है डायोड, बेसिकली फोटो डायोड का काम है जो कि लाइट को डिटेक्ट कर सके, है ना, लाइट के कम ज्यादा होने को डिटेक्ट कर पाए और उसके हिसाब से वो रिएक्ट करे। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस करंट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। तो इसका ये सिंबल होता है, क्या किया हमने, बस डायोड बनाया और उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर दी। रिटर्न बच्चों, अब ये बनाया कैसे जाता होगा बच्चों, कैसा क्या अरेंजमेंट करेंगे हम कि जिससे कि मतलब ऐसा हो कि लाइट पड़ने पे करंट प्रोड्यूस हो। मतलब वो तो कंडक्टर्स होते थे, तो यहाँ पे कंडक्टर तो है ही, तो बिल्कुल सेम चीज तो नहीं होगी। हाँ, पर्पस वही है, वहां पर भी हम फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहे थे, यहाँ पे भी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट कैसे बना रहे हैं वो डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो जो किया जाता है कि जो जब हम पीएन जंक्शन लेते हैं हम क्या करते हैं कि पी और एन में से ना एक साइड को बहुत पतला ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने एन साइड को बहुत पतला ले लिया, उसका क्या पर्पज होगा कि अगर उस साइड से लाइट इंसिडेंट भी की है तो वो लाइट आपकी डिप्लीशन रीजन पे पहुंचे। समझ रहे हो? ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क की लाइट सीधा ही ऐसे डाल दो कि डिप्लीशन पे डल जाए, वो भी पॉसिबल होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हो आप। मान लो आप साइड से लाइट डाल सकते हो लेटर से, तो आप क्या करोगे कि भाई मान लो आपने एन साइड को पतला कर दिया तो उसका क्या पर्पज होगा कि वहां से लाइट आपकी डिप्लीशन रीजन पर पड़ सकती है। ठीक है, एक ये पॉइंट लिखो और फिर सोचो कि ऐसा करने से क्या होगा। तो बस क्या होगा बच्चों, अगर आपने डिप्लीशन रीजन पे हमें पता है कि देयर आर नो फ्री चार्जेस, अगर वहां पे आपने सूटेबल वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट की तो वो लाइट वहां पे बॉन्ड्स तोड़ सकती है, तो उससे क्या होगा वहां पे करंट आ जाएगा।
slightly energy देती आपके इलेक्ट्रॉन बोलते हैं स्पीड ओके एक बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका कि जो फोटो डायोड ये होता है हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं मतलब रिवर्स बायस मतलब ब्रेकडाउन नहीं उससे पहले वाला रीजन जहाँ पे जो करंट होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है उसका क्या रीजन होगा सी आपको तो फोटो डायोड की एप्लीकेशन कैसी है कि उसको तो चेंज डिटेक्ट करती है तो जब आपका करंट पहले बहुत थोड़ा सा होता है तो उसमें परसेंटेज चेंज ज्यादा आएगा तो वो एकदम से दिखता है एब्सोल्यूट चेंज का तो कहीं पे कोई मीनिंग ही नहीं होता ना परसेंटेज चेंज चाहिए तो अगर आपका बेस जो डिनोमिनेटर है वो बहुत छोटा हो जाएगा तो आपको परसेंटेज चेंज ठीक ठाक मिल जाएगा ठीक है तो इसको इस वाले रीजन में हम ऑपरेट करते हैं और समझ भी आ गया रिवर्स बायस का लॉजिक जिसमें आपको बता रहा था कि वी यूज इन बर्गलर अलार्म सिस्टम्स या फिर मोशन सेंसर्स रिटर्न नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है बच्चों एलईडी इसका बच्चों सिंबल जो होता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटोडायोड में राइट एरो टुवर्ड्स द डायोड का लेफ्ट है अवे फ्रॉम द डायोड
तो जो एलईडी का जो ऑपरेशन है वो फोटो डायोड से जस्ट ऑपोजिट है। फोटो डायोड में आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि लाइट डालकर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाए, करेक्ट, जिससे करंट बन जाए। यहाँ पे हम बिल्कुल रिवर्स में चला दो प्रोसेस कि आप कहो कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, अगर वो क्रिएट हो रहा है तो इट विल रिलीज एनर्जी, जब भी कोई बॉन्ड बनता है इट रिलीजेस एनर्जी। तो अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में होगी तो आपको लाइट मिल जाएगी। तो बिल्कुल उसी पे ही डिपेंड करता है ये कि जो गैप है, जो ईजी, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ठीक है, तो वो गैप जैसे डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अगर आप उससे एक्सी बाय लैम्डा निकालोगे तो वो जो लैम्डा आएगा आपको वही वाली लाइट, ठीक है। ठीक है, तो ये लिख लो पॉइंट्स सारे मेरे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं। समझ आ गया क्या हो रहा है? ठीक है, तो ऑब्वियसली वी विल चूज सच मटेरियल्स की जो लैम्डा होगा वो विजिबल रीजन में फॉल करे, ठीक है। फिर वाइट कैसे बनाते होंगे, फिर वाइट कलर का एलईडी बल्ब कैसे बनाते हैं? तो आपको वहाँ पे मतलब सातों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, मतलब आपके पास कोई सिंगल मटेरियल नहीं होगा जिससे वाइट लाइट निकल आएगी, आपको तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारी लाइट्स मिले और उससे लाइट मिले। सारे डिफरेंट कलर्स कैसे बनाते हैं? क्या सारे डिफरेंट कलर्स वो मतलब अप्रोप्रिएटली चूज करते होंगे कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन से। हर एक पिक्सल की अलग चूज करते हैं, हर एक पिक्सल के लिए अलग। नहीं इतना नहीं होगा ना, मतलब शायद कुछ ब्रॉडली बन जाता होगा कि 3-4 मिला के कुछ भी इस तरह से बन जाएगा। तो जैसे बच्चों ने लिखा भी हुआ है कि एलईडी जो होता है इसको आप फॉरवर्ड बायस में ही ऑपरेट करते हो, ठीक है, तो इस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ ऐसे आगे कंटिन्यू होता जाता है, मतलब याद रखियो इंफ्रारेड से रेड मतलब किस ऑर्डर में आ रहा है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, हाँ
दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सीधा सोचो ना, मोटा मोटा इतना पोटेंशियल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा दोगे, वेवलेंथ कम होती जाएगी। अच्छा मतलब व्हाई डू वी यूज एलईडी? क्यों आजकल बात बात करते हैं? क्या होता है कि ये हीट की प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपका नॉर्मल जो पहले येलो बल्ब चलता था, है ना, तो अगर उसने 100 वॉट पावर कंज्यूम की, तो वो उसमें से क्या कर रहा था, वो एक बहुत मेजर चंक इमेज प्लेस कर रहा था और कुछ पार्ट लाइट में कन्वर्ट कर रहा था, जिसको हम इंकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब जो कहते हैं। अभी हमारे घरों में कई जगह लगा होता है येलो से कलर की जो लाइट आती है, वो था जो पहले चल रहा था। उसकी इंप्रूवमेंट क्या है, उसको हम कहते हैं CFL लाइट। ठीक है, तो अब रेशियो कुछ बच्चों इस तरीके की थी कि जितनी लाइट 100 वॉट का येलो बल्ब देता है, उतनी लाइट 22 वॉट्स का CFL बल्ब देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना फर्क पड़ जाए। और फिर उससे जो एडवांसमेंट आई वो आई एलईडी। ठीक है, तो एलईडी में मतलब वही सेम लाइट, मतलब जो 22 वॉट वाला CFL दे रहा था, वही, मतलब मैं शायद 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हो सकता है अब और एफिशिएंसी बढ़ गई हो, मतलब वो अराउंड 14 वॉट्स का एलईडी बल्ब देता है। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल प्योर लॉजिक है कि अगर आपको सेम लाइट चाहिए तो कहाँ पहले 100 वॉट एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे, फिर 22 कर रहे थे, अब आप 14 ही कर रहे हो। प्रॉबेबली अब और एडवांसमेंट हो गई होगी, हो सकता है 14 से कुछ और कम भी होगा। ठीक है, समझ आया बच्चों? एक बच्चों बहुत जो मेजर डिफरेंस है, मतलब ये तो एनर्जी वाइज हो गया, तो अगर वर्किंग वाइज हम बात करें, तो अगर हम नॉर्मल बल्ब से कंपेयर करें, तो बल्ब में तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग लाइक फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, है ना। मतलब अगर आपने सर्किट में एक बल्ब लगाया, आप उस पर चाहे बैटरी +5 लगा दो चाहे -5 लगा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको तो ग्लो ही करना। लेकिन एलईडी को फर्क पड़ेगा, एलईडी फॉरवर्ड बायस पे ही ऑपरेट करता है। ठीक है, तो एलईडी को आप ऐसे नहीं चलता काम कि भाई हाँ सर्किट में जैसे मर्जी कनेक्ट कर दिया, उसको पर्टिकुलरली फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको भी दिखाता भी हूँ, मतलब उसका सिंबल कैसा आपको भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक पॉइंट ये लिख लो बच्चों कि डैमेज बचाने के लिए उसके साथ हम एक रेजिस्टर लगा देते हैं सीरीज में, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने कल जीगर में भी किया था ना। लाइट चेंज करते हैं वो कैसे करते हैं? उसमें मतलब उन्होंने सारे, मतलब मान लो कि 4-5 अलग अलग मटेरियल यूज किए हुए हैं। पूरे सूर्य मतलब हर टाइम के बाद ना साथ साथ करते रहते हैं, करते हाँ, रहते वो तो टाइमर लग जाता है, उसमें स्विच होता है, वो चेंज करता रहता है। अगेन बच्चों, आज की डेट में हम वैसे देखें तो एलईडी, मतलब अगर हम कहें कि यार फिर सारे एलईडी लगा लें, फिर मतलब दिक्कत क्या है? अगर हम कॉस्ट वाइज कंपेयर करें तो मतलब हैं। जो 100 वॉट का बल्ब आता है, कितने का आता होगा? मेरे ख्याल से 10 से 20 रुपए का होगा मैक्सिमम। यहीं पे अगर आप 14 वॉट का एलईडी बल्ब खरीदते हो, मेरे ख्याल से मतलब 100 नहीं, इतना नहीं है, 100 रुपए से शुरू हो जाएगा। 14 वॉट्स, थिएटर वाले बल्ब 200 का आते हैं। 14 वॉट एलईडी जाया करो ना फिर। चलो एनीवेज, मतलब कॉस्ट डिफरेंस जो है, इनिशियल कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बट वो जो इनिशियल कॉस्ट डिफरेंस है वो इसलिए नहीं है कि एलईडी बनाना महंगा है। क्या मैंने आपको बताया ना, रिसर्च कॉस्ट, मतलब जो इनिशियल रिसर्च गई इसको डेवलप करने में वो ज्यादा है, तो इसीलिए फिर टाइम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है कॉस्ट कम होती जा रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही जो टेलीविजन के साथ है, जो हम कहते हैं एलईडी टेलीविजन। उसका मतलब क्या है कि वहां पे एलईडीज लगी हुई है जिससे कि डिस्प्ले आ रहा है, राइट। तो वहां पर भी मतलब यही रिसर्च कॉस्ट थी, इसलिए ऐसा है कि अनलाइक मेनी अदर थिंग्स, अगर आप देखोगे कि टीवी की कॉस्ट, टीवी सस्ते हो रहे हैं ईयर बाय ईयर। ठीक है, क्यों? रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं बढ़ रही है उनकी, राइट। उनकी तो
जो कॉस्ट है ज़्यादा मार्केटिंग की है, और बाकी जो है वो रिसर्च, जो भी अंडरलाइन रिसर्च है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा मैंने थोड़े से वैल्यूज दे दूंगा। ये 40 वाट का इक्विवेलेंट होता है 22 वाट CFL, और उसका इक्विवेलेंट है 11 वाट LED। तो जो LED, मतलब जो सबसे सिंपल LED होती है ना, अगर आप एक सिंगल LED लो, वो कुछ इस तरीके की होती है। तो ये आपने शायद देखी हो कहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में या कहीं पे। तो ये जो इसके जो दो टर्मिनल्स दिखाए हैं, ये डिफरेंट इसीलिए दिखाए जाते हैं कि क्लियर रहे कि जो बड़े वाले हैं वो पी साइड है, कि आपने इसी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। बल्ब में फर्क नहीं पड़ता, इसमें पड़ता है। कहाँ देखा था? अच्छा, एक टाइम पे एक किस्म से ख्याल आ रहा है, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि यानी आप आलू के अंदर LED डालो तो ग्लो करने लग जाता है, और कुछ होता है तो हाँ कुछ होता है ना, नींबू वाला भी होता है कुछ। हाँ ओके बच्चों, LED क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सोलर सेल की। तो सही टाइम पे है ना ये टॉपिक, जब मेजर कोल क्राइसिस चल रहा है। आप लग तो रही है आज ही, बट न्यूज़ की करेगी थोड़ा ठीक हो गया। हाँ, वो तो तब तक AC वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएंगे, इसलिए कहा है उन्होंने मिड नवंबर। ऐसा नहीं है कि हाँ, उधर से ठीक हो जाएगा, वो कहें आप ही नहीं यूज करोगे। और एक उधर शायद एग्रीकल्चर से बहुत लिंक्ड होता है ना, मे भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। हाँ वो तो पंजाब में होता है। चलो सोलर सेल बच्चों क्या करता है? बिल्कुल फोटो डायोड वाला काम, बस डिफरेंस ये है कि फोटो डायोड में तो बहुत थोड़ा सा करंट है, वहां तो हमें चेंज चाहिए था सिर्फ, यहाँ हमें एक्चुअल करंट चाहिए। ठीक है, तो है ऑलमोस्ट वैसा ही सारा कुछ, बट इसमें सिंपली क्या होगा कि जब लाइट डलेगी तो आपको करंट मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मटेरियल यूज करते हैं सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड एक्सेट्रा यूज करते हैं। तो बच्चों आजकल तो बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं सोलर सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम ब्रॉडली क्या चाहेंगे कि देखिए कैसे मटेरियल चूज किए जाए कि जो सनलाइट के करस्पॉन्डिंग एक्सी का लैम्डा हो, वो रफली इक्वल टू एनर्जी का तो क्या होगा, तो ये चीज की सनलाइट से ही वो फोरबिडन गैप कवर हो जाएगा, तो आपके पास बहुत सारे फ्री चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे मटेरियल्स चूज करोगे बच्चों? ऑब्वियसली हाई एब्जॉर्प्शन, हाई कंडक्टिविटी और लो कॉस्ट। तो अगेन बच्चों इसमें भी बिल्कुल वही चीज है कि दे आर एक्सपेंसिव राइट नाउ बिकॉज ऑफ रिसर्च, विद टाइम सस्ते होते जा रहे हैं, तो खुद वैसे भी सस्ते हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, प्रमोट करती है कि भाई आप ये यूज करो। राइट, तो इसका जो मतलब जो ब्रॉड सी कैलकुलेशन चलती है ना, इसका ऐसा होता है कि
जो आपकी कॉस्ट आती है, सोलर, आप मान लो आप घर में कॉफी सोलर लगवा लिया आपने, तो जो आपकी कॉस्ट आती है, जो अपफ्रंट कॉस्ट आ गई, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जो आपका 4 साल का बिजली का बिल होगा, ठीक है। तो इतनी है, लेकिन एक बार आप इसको लगा दो तो इट इज क्लेम्ड कि इसकी जो लाइफ है वो 20 से 25 साल है। तो दिस इज द मैथ्स इन्वॉल्व कि आप एडवांस में एक तरह से 5 साल का बिल जमा करा दो, ऐसा सोच लो, तो आपका 20 साल का काम हो जाए। बट वो अभी किसी ने देखे नहीं है 20 साल, वो क्लेम ही है कि कितने साल चलता है, क्योंकि अभी नई चीज़ है ना, तो फिर टाइम पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती है नहीं आती है। बट इसमें जनरली कोई मेंटेनेंस नहीं होती, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिंपली लगा हुआ है, बस वो काम करता जा रहा है आपका। तो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, मतलब कितनी जगह इनके कुछ तो टारगेट्स है ना कि पता नहीं कितने मेगा, पता नहीं कितने मेगावाट का पता नहीं क्या टर्म थी, तो हर साल ये सोलर से ही प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि एक तो चलो हाउस होल्ड्स में तो हो ही गया, वो तो बहुत बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन है, ये कई जगह पे ऐसा कर रहे हैं ना कि जैसे कोई रिवर्स हैं या कुछ हैं, उनको पूरा कवर कर दिया इससे, बहुत मतलब मेजर इससे कर रहे हैं। अभी जैसे आपने शायद ऐड देखी ना, वो जो ओला स्कूटर, ओला बाइक निकाली ना, ई बाइक निकाली है ओला कंपनी ने, उन्होंने भी बहुत बड़ा सोलर प्लांट सेटअप किया है। बहुत दो चीजें जो बहुत ज्यादा अभी आने वाली हैं बच्चों अगले 5 साल में, एक तो ये है कि सोलर की, मतलब सोलर सेल्स या सोलर इलेक्ट्रिसिटी कह लो, वो बहुत बढ़ रही है। दूसरा है कि कन्वेंशनल व्हीकल्स की जगह सारे ईवीज आने शुरू हो जाएंगे बहुत रैपिडली, उसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ें अभी नहीं है, रिसर्च के कारण वो धीरे धीरे सस्ते हो जाएंगे। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनके लिए वो कर रही है अभी, जैसे थिंग्स लाइक कि अगर आपका ईवी है तो जैसे जो कार की आप आरसी करवाते हो तो उसकी फ्री आरसी कर दी। अभी कल प्रपोजल निकाल रहे थे कि उसकी पार्किंग कहीं नहीं लगेगी, हर जगह फ्री पार्किंग हुआ करेगी या टोल फ्री होगा। तो ऐसे करते करते वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं। नहीं धीरे धीरे तो वो भी सेटअप हो रहे हैं इनका, उसका धीरे धीरे हो रहा है। इनफैक्ट उसमें भी एक वो चल रही है, जो अभी रिसर्च चल रही है लेटेस्ट, कंपनी का कुछ चल रहा है काम, कि जैसे यही ईवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसको चार्ज करने में टाइम लगता है बहुत। तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की तरह निकल गए आगे 5 मिनट में लगाते। तो तो उसमें दो तरीके की रिसर्च चल रही है, एक तो ये चल रही है कि फास्ट चार्जिंग टाइप चीज, दूसरा ये भी चल रही है कि समथिंग लाइक कि जो कि थोड़ी मुश्किल है बट आ जाएगी इवेंचुअली, कि समथिंग लाइक कि आप बैटरी स्वैप कर गए, आप एक जगह गए, आपने अपनी बैटरी दे दी, एक नई बैटरी लगा दी, चार्ज और चल पड़े आगे, बस इस तरह से। तो ये भी एक लेटेस्ट वो चल रहा है, आ जाएगा क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट है, अब तो काम ही नहीं चलेगा जो हालत है। आप सोचो ना, जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते नहीं होते थे कि हाँ भाई रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल वाला पंगा, तो डायरेक्टली डायरेक्टली तो अब हमें दिख ही रहा है कि शॉर्टेज होनी संभव शुरू हो ही गई है। तो इसका बच्चे जो ग्राफ बनाते हैं सोलर सेल का, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं, इसको ना हम फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाते हैं, ठीक है। जैसे जो फोटोडायोड वाला था वहां तो हमने थर्ड में दिखाया था ना, इसको हम फोर्थ में दिखा रहे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस बस सिर्फ इतनी है कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है, आप इसको करंट दे नहीं रहे हो, ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो नेचर ये क्यों बनी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें मतलब दो वैल्यूज आती हैं जो कि हम अपने नॉर्मल करंट वाले चैप्टर से समझ सकते हैं। भाई वोल्टेज मैक्सिमम कब होती है, जब ओपन सर्किट होता है ना, अगर सर्किट क्लोज करोगे तब तो करंट
तो जो मैक्सिमम करंट आया है उसको हम बोल देते हैं आई शॉर्ट सर्किट। हाँ जनरली तो मतलब कम ही होती है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे मतलब अगर मैं आपको बहुत ही ब्रॉडली बताऊं जो ये प्रोड्यूस करता है, मतलब अगर आप लेट्स से आपका 1 किलोवाट का आपने प्लांट लगा लिया, ठीक है, तो नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से क्या आता है कि कितने किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए इन 1 ईयर, कैसे निकालोगे आप? जो मैक्सिमम हो गया वो तो आप इंटू इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू आवर्स इंटू सेकंड्स करके निकाल दोगे, है ना? वो तो मैक्सिमम हो गया। अब उसमें कैसे कैसे कटता जाएगा? सबसे पहले तो रात वाला आधा तो वैसे ही खत्म हो गया, फिर उसके बाद सनी वेदर होता है, कभी नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। फिर ड्यूरिंग द डे भी मतलब सनलाइट की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है कम ज़्यादा, तो उसके कारण भी ये चेंज होता है। तो मतलब जो 1 किलोवाट का अगर आप लगाते हो वो 1 साल के अंदर जो यूनिट्स मतलब प्रोड्यूस करता है किलोवाट आवर्स में, वो रफली आप कह लो कि 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तो आप एफिशिएंसी निकाल के देखना, बहुत थोड़ी सी 1100 किलोवाट आवर्स। नहीं तो मैंने तो 1 किलोवाट का बोला। तो अपने घरों में जैसे नॉर्मली तो लोड होता है, डिपेंड्स ऑन वेरी 5 से 10 के आसपास होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलो दैट्स इट बच्चों, ये आपका एप्लीकेशंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसा करते हैं, टाइम तो है ही अपने पास, मैं आपको एक वो भी करवा देता हूँ, उसमें लॉजिक गेट्स होता है। यहीं पे होगा ना, वही हाइब्रिड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स, ये बड़ा ही बोरिंग सा टॉपिक है, तो आ जाए क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है। क्या होता है बच्चों, बेसिकली यही डायोड्स के अरेंजमेंट से हम कुछ डिवाइसेस बनाते हैं which are known as gates, ठीक है? As the name suggests, गेट क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे गेट आपके सिग्नल को कंट्रोल करता है, मतलब सिग्नल कह लो करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है? तो हम अलग अलग एप्लीकेशंस बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें क्या चाहिए, मतलब किस इनपुट पे हमें क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है? मतलब इन अ वे जो इससे जो रेक्टिफायर भी है वो भी इन अ वे इट्स अ गेट बिकॉज़ इट इज कंट्रोलिंग कि आपको किस इनपुट के हिसाब से क्या आउटपुट मिल रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही हम उसके कुछ और फॉर्म्स करेंगे जो हमें बताएंगे। सबसे पहले बच्चों क्या होता है, हमें क्या समझना है कि लॉजिक गेट का बेसिक काम क्या है? सिग्नल कंट्रोल करना, ठीक है? अब बच्चों जो सिग्नल होता है, सिग्नल मींस एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है? वो दो टाइप का होता है, हमने ये बात भी की थी पहले। एक होता है एनालॉग, एनालॉग मतलब ऐसे कंटिन्यूअस कर्व की फॉर्म में। दूसरा होता है बच्चों डिजिटल। डिजिटल में क्या होता है? एनालॉग में तो वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी कर रही होती है, डिजिटल में क्या होता है? डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है? मतलब वो वैल्यू ऐसे होती है, जैसे जो राइट साइड पे ग्राफ है ना, ठीक है? तो जो दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है
तो जो डिजिटल सिग्नल एनालॉग में वैल्यू कंटिन्यूअसली वेरी कर रही होती है, डिजिटल में आपकी वैल्यू में सडन चेंज आता है एंड मोर ओवर वहां पे सिर्फ दो ही वैल्यूज डिजिटल, ठीक है, जिसमें एक को हम कहते हैं लो वैल्यू और दूसरी को हम कहते हैं हाई वैल्यू। तो लो वैल्यू को हम ऐसे भी बोल देते हैं एज 0 और हाई वैल्यू को हम बोल देते हैं 1। बस ये मत कंफ्यूज करना कि लो वैल्यू डज नॉट मीन 0 वैल्यू, ठीक है, 0 तो सिर्फ एक नोटेशन है कि लो वाले को 0 बोल दिया, हाई वाले को 1 बोल दिया। जस्ट लाइक बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं ना, लोअर वाले को नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे हम लोअर वाले को 0 बोलते हैं, हायर वाले को 1। तो ये बच्चों जो डिजिटल गेट्स होते हैं, ये सर मतलब सॉरी लॉजिक गेट्स होते हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग टाइप के होते हैं इनमें क्या होता है कि बच्चों बहुत ही सिंपल सी, बस आपने बस यही याद रखना होता है कि किस टाइप का है और वो क्या कर रहा है। पहला गेट होता है बच्चों एंड गेट, ठीक है। एंड जैसे कि नाम से लग रहा है, उसमें क्या होता है बच्चों कि ये इस तरीके का एक गेट होता है जिसको आपने दो इनपुट्स दिए, ठीक है, जिसको बोल दिया हमने ए बी, और एक आउटपुट दिया उसको हमने बोल दिया वाई। शेप बच्चों बिल्कुल ऐसी ही बनानी है आपने, ठीक है, जैसे डी है थोड़ा सा खिंचा हुआ, क्योंकि वो आगे हमें और शेप्स भी करनी है, माइनर सा ही फर्क होता है। तो एज द नेम सजेस्ट बच्चों, एंड गेट का मतलब है कि ये आउटपुट तभी देगा जब आप दोनों जगह इनपुट करें, मतलब यहाँ पे आउटपुट ए एंड बी दोनों पे भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इनपुट आउटपुट का रिलेशन समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो क्या है कि वैल्यूज हमारी 0 1 पे ही होनी है। एंड में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तभी काम करेगा जब दोनों जगह सिग्नल आ रहा होगा। तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है बच्चों वो ऐसे बन जाता है, देखो एक बार समझ लो कि भाई A0 B0 तो आउटपुट 0। अगर A या B में से आपने किसी एक जगह भी दे दिया 1 तो भी आउटपुट 0 ही देगी, क्योंकि आउटपुट तो तभी आएगी अगर आप दोनों को कुछ दे रहे हो वैल्यू। तो ये आउटपुट कब आ रही है जब A और B दोनों को आपने बांटा। इसका जो सिंबल कैसे भी लिख देते हैं A डॉट B जो एंड होता है। तो बच्चों तो याद क्या रखने वाली बात है कि भाई हाँ एंड गेट क्या करता है। तो आपको किसी भी सर्किट में एंड गेट दिया है, आपको ये पूछ किया जाएगा कि भाई ये इनपुट है तो बताओ क्या हो। इसकी बच्चों प्रैक्टिकल रियलाइजेशन क्या है, मतलब कोई एग्जांपल अगर हमें समझना हो जहाँ पे एंड गेट है, राइट। तो देखो अ सर्किट लाइक दिस, यहाँ पे बल्ब आपका तभी चलेगा ना अगर ए और बी दोनों क्लोज है, अदरवाइज बल्ब नहीं चलेगा। दिस इज एन एग्जांपल, इन अ वे हमने एंड गेट बनाया। ये ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट बच्चों जो टाइप ऑफ गेट होता है उसको हम कहते हैं और गेट। एज द नेम सजेस्ट वो क्या करता होगा, वो किसी एक पे भी आउटपुट आ गई, मतलब सिग्नल आ गया तो वो आउटपुट दे देगा। तो ये गेट बच्चों इस तरीके का होता है, तो उसकी शेप है।
इसके ट्रुथ टेबल में हम y को लिखते हैं a प्लस b। आप देख सकते हो ना कि अगर a या b में से कोई एक वैल्यू भी 1 होगी तो वो आउटपुट दे देगा। दोनों 1 है तो भी देगा ये ऑफ कोर्स, बट हाँ अगर दोनों 0 है फिर नहीं देगा। अच्छा, ऊपर वाले फिगर को आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे घर पे आपके मान लो अगर आपने अपने घर के रूम का फैन चलाना है तो उसके लिए आपको जो रूम के अंदर वाला स्विच है उसको भी ऑन करना पड़ेगा, और जो एमसीबी के स्विच है उसको भी ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि जनरली ऑन रखा होता है वो अलग बात है, बट प्रैक्टिकली तो दोनों ऑन होने चाहिए। और गेट एक तरह से क्या हो गया, जैसे हमारे घरों में कई बार टू वे स्विच नहीं लगे होते कि भाई एक ही बल्ब के दो अलग अलग जगह से स्विच है कि आपने किसी एक तरफ से भी ऑन कर दिया तो वो चल जाएगा। स्विचेस को पैरेलल में लगा दिया। हाँ, इन अ वे हमने स्विचेस को पैरेलल में लगा दिया ऐसे, एक स्विच को भी ऑन किया तो बल्ब चल जाएगा। हाँ, उस बिल्कुल एग्जैक्टली वो टू वे वाले में प्रॉब्लम है। ये फिगर समझा रहा है आपको कि क्या होना चाहिए। ये बच्चों कई बार ना कंफ्यूजन है, अरे कौन सा एंड गेट है और कौन सा और गेट है। टू वेज टू रिमेम्बर, एक तो एंड में डी आ रहा है और उसकी शेप डी जैसी है, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा वे मतलब और में ओ है, इसमें भी यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्व सा बन रहा है, तो जैसे भी याद रखना है रिमेम्बर। तीसरा गेट होता है बच्चों नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट क्या करता है, जो भी आपने सिग्नल भेजा उसका उल्टा करता है, ठीक है। इसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होती है, तो जो भी आपने भेजा उसका उल्टा कर देगा। ये इसका सर्किट सिंबल है बच्चों, ऐसे ट्राइंगल और उसके आगे गोला, राइट। तो इसके ट्रुथ टेबल में दो ही वैल्यूज आनी है, तो 0 का वैल्यू कर देगा 1 प्लस 0। इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं एज ए लोकल आर। ये तीन बच्चों बेसिक गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। बाकी जो गेट्स हैं वो सारे इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई भी ले लो, मान लो और गेट लिया, उसके आगे आप नॉट गेट लगा दो, तो वो क्या करेगा, बस जो भी आउटपुट आया उसका उल्टा कर देगा। तो उसको हम बोल देते हैं नॉर गेट, ठीक है। नॉर गेट का क्या मतलब है, और का और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एंड के आगे नॉट लगा दोगे तो वो उसका पहले आउटपुट उल्टा कर देगा, उसको बोलते हैं नैंड गेट, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं, हमें तो बस ये पता होना चाहिए बस ये इनपुट पे ये आउटपुट, तभी तो बोनस मार्क्स होते हैं अगर याद है तो। आप बच्चों इसका सिंबल देख रहे हो कैसे बना, मतलब उसी के आगे बस सर्कल लगा दिया तो वो ये बच्चों नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं।
यूनिवर्सल गेट कहने का रीजन ये होता है कि आप ना मतलब सिर्फ नॉर गेट को यूज करके किसी भी टाइप का गेट बना सकते हैं, ठीक है। कैसे वो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो, सेम फॉर NAND। तो आप बच्चों जो क्वेश्चंस देखोगे ना उनमें क्या होगा कि मतलब बहुत सारे गेट्स का कॉम्बिनेशन दिया होगा, वो तो क्या ये इनपुट दिया हुआ वैल्यूज बनाते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। एक बच्चों दो और टाइप के गेट जो होते हैं जो इनसे ही बनते हैं, जैसे इवन सच गेट इज जैसे नॉर है वैसे ही होता है जोर गेट, XOR, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको मतलब एक्स कहाँ से आया वर्ड, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट। क्यों कहते हैं अभी मैं ट्रुथ टेबल दिखाता हूँ, आप उससे समझ जाओगे। सबसे पहले तो ये ऐसे इसका सिंबल होता है कि और गेट के आगे ऐसे एक और कर्व लाइन लगा दिया आपने। ध्यान से बच्चों मुझे देखकर बताओ कि इसमें और जो नॉर्मल और गेट था इसमें डिफरेंस क्या है। मतलब ये वैसा नहीं है कि कोई भी आ जाए तो चल जाएगा, और एक्सक्लूसिविटी क्या है, केवल एक से ही चलूंगा, राइट। तो बस वो फर्क है। फिर बच्चों ऐसे ही बच्चों अगर इसके साथ नॉट लगा दूंगा मैं तो उसका नाम हो जाएगा एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये सारे होगा। ठीक है बच्चों, रिटन एवरीवन समझ गए क्या करना है। बच्चों तो इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ऐसे आ गए जहाँ पे आपको गेट्स देख लिए और आपको उससे पूछ लिया कि भाई किस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा। कई बार उल्टा भी आ जाता है कि मतलब बहुत सारे गेट्स दे दिए और आपको ये पूछा जाएगा कि इस कॉम्बिनेशन से इफेक्टिवली कौन सा गेट बना, तो वो आपको कैसे देखना पड़ेगा, वो ट्रुथ टेबल से कंपेयर करके पता चलेगा आपको कौन सा बना। ठीक है? एक चीज बचो सिर्फ जो और आपको आनी चाहिए इससे रिलेटेड, वो ये है कि जो आपके ये जो तीन टाइप के गेट्स हैं बेसिक, एंड और एंड नॉट, इनके वजह जो सर्किट डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये असली में होता क्या है, ठीक है, वो आपने मॉड्यूल में से देखना है। तो मतलब द गुड थिंग इज कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता कि भाई हम जैसे अगर आपको सर्किट देखोगे तो कि भाई हाँ कि उसके अंदर कुछ वेरिएशन कर दी तो क्या होगा, आपको सिर्फ सीधा सीधा पता होना चाहिए कि किस टाइप का गेट कैसा होगा। ठीक है, मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं ना बच्चों कि ये कैसे होते हैं।
जैसे और गेट का ये फिगर है, ठीक है। आपको जैसे मैंने पहले बोला ज़्यादा नहीं सोचना कि ये क्यों है, बस आपको बताना चाहिए कि ये फिगर ये है और का। एंड में एक मतलब जो बिल्कुल एक छोटा सा फर्क आता है अगर आप देखोगे, एंड गेट का ये फिगर है, बताओ क्या फर्क है? सिर्फ डायोड्स की बायसिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तो इतनी बात का ध्यान रखना। जो नॉट गेट है वो आपको एकदम बड़ा अजीब सा लगेगा, तो बस याद ही रखना है कि ये जो अजीब सा है ट्रांजिस्टर वाला, इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये जो इसमें लगा हुआ है ना बीच में, ये नॉट गेट, ठीक है। तो यू शुड जस्ट बी फेमिलियर विद दीस फिगर्स। कई बार सीधा आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि फिगर बना हुआ है और पूछ लिया जाए कि बताओ ये कौन सा गेट। क्लियर बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। अब बच्चों आप होमवर्क में कहाँ तक कर लिया था आपने बच्चों? सी तक। तो एक तो आपका डी हो जाएगा, एक देखना वो लॉजिक गेट का आंसर। पहले जो इसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसका एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। नहीं याद है। ठीक है बच्चों, ये आपने कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टाइम कल अपनी क्लास है, कल तक आप ये कंप्लीट कर लेना प्लीज। और क्या करना है कल? ये तो बहुत ही लग रहा है, बाकी तो अपना सब डन है। कल डिस्कस कर सकते हैं कोई? नहीं कर सकते हो। नहीं मेरा लैपटॉप नहीं फिर कल नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं फिर ये वाली जो है 3B वो फिर कल ही कर लेंगे डिस्कस, जो कौन सी थी मॉडर्न वाली, ये तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास के बाद ही कर लेंगे, ठीक है बच्चों? ऑनलाइन समझ गए? तो ये अपना हो गया सिलेबस, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिस्टर है ना, एक चीज जो है बाकी हो गया। फिर आगे का बनाते हैं प्लान, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या क्या करना है, बट एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेप है अपने वो मॉड्यूल्स तो कंप्लीट करो फटाफट। हाँ? चलो ओके बच्चों, आज 4:30 नहीं है, कल ही हम ये वाली डिस्कशन के बाद वो करेंगे। चलो ओके बच्चों।